गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम पढ़ेंगे संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। जैसा कि आप पहले क्लासेस में पढ़ चुके हैं, तंतु दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और मानव निर्मित। प्राकृतिक हमें पौधों से और जंतुओं से मिलते हैं और जो मानव निर्मित है वो मानव द्वारा बनाए जाते हैं। रेशे, जब आप रेशे शब्द सुनते हैं तो आपके दिमाग में कपास, ऊन, रेशम आदि आते हैं। ये सभी, जैसा मैंने आपको बताया, ये प्राकृतिक रेशे हैं, पेड़ पौधे और पशुओं से मिलते हैं। दूसरी ओर संश्लेषित रेशे मानव द्वारा बनाए जाते हैं, इसलिए इन्हें मानव निर्मित रेशे भी कहते हैं। रेशे मानव जीवन का अभिन्न अंग है। हमारे कपड़े, झोले, चद्दर, स्कूल बैग सभी रेशों से बने होते हैं। प्लास्टिक आज के युग में सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाला पदार्थ है। यह वरदान भी है और अभिशाप भी। संश्लेषित रेशे क्या होते हैं? ये मानव निर्मित होते हैं। ये छोटी इकाइयों को जोड़कर बनाई गई श्रृंखला है। प्रत्येक छोटी इकाई एक रासायनिक पदार्थ है जो मिलकर बहुलक या पॉलीमर बनाते हैं। पॉलीमर, पॉली यानी कि अनेक और मर यानी कि इकाई। जैसे हमारी जो माला होती है वो मोतियों से मिलकर बनती है, उसी प्रकार मानव निर्मित रेशे हैं वो भी छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बने हैं। प्रकृति में कपास सेलुलोज, और सेलुलोज की इकाई क्या है? ग्लूकोज। तो कपास भी जो है वो सेलुलोज से मिलकर बना है। संश्लेषित रेशे बहुत छोटी इकाइयों से मिलकर बनते हैं। यह एक रासायनिक पदार्थ है, जैसा मैंने आपको बताया, पॉली और मर। पॉली यानी कि अनेक और मर यानी कि इकाई। संश्लेषित रेशों के प्रकार। रेयॉन। रेयॉन काष्ठ लुगदी के रासायनिक उपचार से प्राप्त किया जाता है। यह रेशम के समान गुण वाला होता है। इसकी खोज चीन में हुई। यह रेशम से सस्ता होता है। जब रेयॉन और कपास आपस में मिलते हैं तो ये चादरें बनाने के काम आता है, और जब रेयॉन और ऊन आपस में मिलते हैं तो ये कालीन या गलीचा बनाने के काम आता है। अब हम जानेंगे नायलॉन के बारे में। नायलॉन का निर्माण 1931 में कोयला, जल और वायु से किया गया। यह प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा था। नायलॉन रेशा अति प्रबल, प्रत्यास्थ और हल्का होता है। इसका उपयोग अनेक वस्तुएं बनाने में किया जाता है, जैसे जुराबे, रस्से, तंबू, ब्रश, स्लीपिंग बैग, पैराशूट आदि। ये चमकीला तथा धुलने में सुगम होता है। हमें याद रखना है, ये प्रथम संश्लेषित रेशा है। पॉलिएस्टर और एक्रिलिक। पॉलिएस्टर भी एक तरह का रसायन है जो पॉली और एस्टर से मिलकर बना होता है। पॉलीकॉट, पॉलीवूल, टेरिकॉट के कपड़े आदि सब बनाए जाते हैं। प्रकृति में ऊन काफ़ी महंगा है, इसीलिए एक्रिलिक जो है वो उसके जैसा ही दिखने वाला एक अन्य संश्लेषित रेशा है। पॉलिएस्टर पॉली और एस्टर से मिलकर बना है। यह सपाट रहता है और सरलतापूर्वक धुल सकता है। जैसे टेरिलीन कमीज़ें बनाने के काम आता है। पेट, बोतलें, बर्तन, फिल्म, तार आदि बनाने के काम आता है। पॉलिएस्टर और कपास मिलकर पॉलीकॉट बनाते हैं, वहीं पॉलिएस्टर और ऊन मिलकर पॉलीवूल बनाते हैं। एक्रिलिक सस्ता और टिकाऊ ऊन के समान रेशा होता है। पेट्रो रसायन सभी संश्लेषित रेशे जो होते हैं वो पेट्रोलियम के कच्चे माल से तैयार किए जाते हैं, जिसे पेट्रो रसायन कहा जाता है। अब हम जानेंगे संश्लेषित रेशों के गुणधर्म। संश्लेषित रेशे प्राकृतिक रेशों की तुलना में कम जल सोखते हैं, इसलिए जल्दी सूखते हैं। इनका रखरखाव आसान है, परंतु ये जलाए जाने पर पिघल जाते हैं और शरीर से चिपक सकते हैं। संश्लेषित रेशे शीघ्र सूखते हैं, चलाऊ और सस्ते होते हैं, आसानी से उपलब्ध होते हैं, रखरखाव में सुविधाजनक होते हैं। ये जल्दी पिघल जाते हैं, इसलिए इनका उपयोग रसोई घर में और प्रयोगशाला में नहीं करना चाहिए। प्लास्टिक। प्लास्टिक भी एक अन्य प्रकार का बहुलक है। इसे हर संभव आकार में ढाला जा सकता है। हम सारा दिन प्लास्टिक की चीज़ें अपने घरों में अपने आसपास देखते हैं। प्लास्टिक भी एक प्रकार का बहुलक ही है। इसकी इकाइयों की व्यवस्था दो प्रकार से होती है, रेखीय और क्रॉसबद्ध। प्लास्टिक से बहुत सी चीज़ें बनाई जाती हैं, कुर्सी, बाल्टी, खिलौने। अब प्लास्टिक के गुण। प्लास्टिक अभिक्रियाशील है, हल्का और प्रबल है, बिजली और ऊष्मा का कुचालक है। प्लास्टिक आसानी से अलग अलग आकारों में, साइजों में उपलब्ध होता है। इसका पुनः चक्रण हो सकता है, अभिक्रियाशील है, यानी जल और वायु से अभिक्रिया नहीं करता। यह हल्का, प्रबल और चिरस्थायी है। बिजली का कुचालक होने के कारण जितनी भी तारें होती हैं उनको ढकने के काम आता है। सस्ता है और उपयोग में आसान है।
पॉलीथीन भी एक प्रकार का प्लास्टिक है जो पॉली और इथीन से मिलकर के बना हुआ है। अब प्लास्टिक के प्रकार, दो प्रकार का होता है। थर्मोप्लास्टिक, जिससे पॉलीथीन, पीवीसी कुछ इसके उदाहरण है, खिलौने, कंघी बनाने के काम आता है। दूसरा है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, जैसे बेकेलाइट, मेलामाइन, ये बिजली के बटन, फर्श की टाइल आदि बनाने में काम आते हैं। अब हम इनका अंतर जानेंगे। ये अंतर मैं आपको साथ साथ समझाऊंगी। थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक को पिघलाया जा सकता है, जबकि थर्मोसेटिंग को पिघलाया नहीं जा सकता। थर्मोप्लास्टिक को मोड़ना संभव है, परंतु थर्मोसेटिंग को मोड़ना संभव नहीं है। थर्मोप्लास्टिक ऊष्मा का सुचालक है, जबकि थर्मोसेटिंग ऊष्मा का कुचालक है। थर्मोप्लास्टिक को अनेक बार आकृति प्रदान की जा सकती है, जबकि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में यह गुण उपलब्ध नहीं है। थर्मोप्लास्टिक के खिलौने, थैले, बर्तन आदि बनाए जाते हैं। थर्मोसेटिंग का उपयोग डेगची के हत्थे, विद्युत प्लग तथा स्विच आदि बनाने में किया जाता है। इसका उदाहरण है थर्मोप्लास्टिक का पॉलीथीन, पीवीसी, और थर्मोसेटिंग का बेकेलाइट और मेलामाइन। बेकेलाइट बर्तनों के हत्थे, बिजली के स्विच बनाने के काम आता है, और मेलामाइन फर्श की टाइलें, रसोई के बर्तन और आग प्रतिरोधक कपड़े बनाने के काम आता है। ये अंतर आप अपनी कॉपी में लिखेंगे भी। जिन नोट्स को मैं शेयर कर रही हूँ उनमें से आप इनको लिख सकते हैं। अब एक क्रियाकलाप देख। अब हम बात करेंगे दो प्रकार के प्लास्टिक की, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। जो थर्मोप्लास्टिक है वो हमारा बहुत सी चीज़ों में उपयोग किया जाता है, जैसे बोतलें बनाने में, डब्बे बनाने में। ये कैसा होता है? लचीला। ये देखो, इसको मोड़ना संभव है, इसको हम मोड़ सकते हैं। ये देखो, ठीक है। जबकि जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है ये हमारे हथों पे, ऐसे छोटे फ्राई पैन के हथों पे, बर्तन बनाने के, जो हम रसोई में बर्तन खाने के लिए उपयोग करते हैं, मेलामाइन, इनका उपयोग जो है इस तरीके से किया जाता है। और एक हमारा उपयोग किया जाता है बेकलाइट, जो स्विच बनाने में प्रयोग में लाया जाता है। ये है। अब जो हम इतना प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं उसका हमारे पर्यावरण पर क्या असर है? यह एक जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है, यानी कि प्राकृतिक क्रियाओं द्वारा इसका विघटन नहीं हो सकता है। ये हमेशा प्रकृति में रहेगा। जहाँ सब्जी, फल, कागज़, ये सब कुछ दिनों में अपघटित हो जाते हैं, वहीं प्लास्टिक को अपघटित होने में कई 100 साल लग जाते हैं, और यह जलकर बहुत विषैली गैस उत्पन्न करता है जो हमारे पर्यावरण को दूषित करती है। इसीलिए हमें प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करना चाहिए। प्लास्टिक पर्यावरण हितैषी नहीं है, यह वरदान भी है और अभिशाप भी। हमें मिलकर इसका कम से कम उपयोग करना चाहिए। अब यह हम कैसे कर सकते हैं? कपास और जूट के बने थैलों का उपयोग करके, पुनः चक्रित करके इसको। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमें 5R का सिद्धांत का पालन करना चाहिए: रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिकवर और रिफ्यूज़। प्लास्टिक और पर्यावरण। जैव निम्नीकरणीय पदार्थ, जो पदार्थ जीवाणु द्वारा अपघटित हो जाते हैं अर्थात गल जाते हैं, वो जैव निम्नीकरणीय है, जैसे कागज़, छिलके आदि। और जैसे प्लास्टिक है, टिन है, एल्यूमिनियम है, ये कभी भी गलते नहीं हैं और ये लंबे समय तक पर्यावरण में रहते हैं, तो ये जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ हैं, यानी कि जो जीवाणुओं द्वारा अपघटित नहीं हो सकते और लंबे समय तक पर्यावरण में रहते हैं। जैसे मैं आपको बताती हूँ, सब्जी, फलों के छिलके 1-2 सप्ताह में ख़त्म हो जाते हैं, कागज़ 10 से 30 दिन में, सूती कपड़ा 2 से 5 माह में, लकड़ी 10 से 15 वर्ष में, ऊनी वस्त्र लगभग 1 वर्ष में। तो ये सभी जैव निम्नीकरणीय पदार्थ हैं, जबकि टिन, एल्यूमिनियम, प्लास्टिक की थैलियाँ ये कई वर्षों तक रहती हैं तथा गलती नहीं है, इसलिए यह जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ हैं। प्लास्टिक की क्या क्या हानियां हैं? यह जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है, जलकर विषैली गैस उत्पन्न करता है, भूमि, जल तथा वायु प्रदूषण का कारण है। वहीं जब लाचार पशु जो ये पॉलीथीन और रैपर कचरे के साथ पड़े होते हैं उनको खाते हैं, तो उनके श्वसन तंत्र में कंठरोध उत्पन्न करते हैं और उनके आमाशय में अस्तर बनाते हैं, जिसके कारण उनकी मृत्यु भी हो जाती है। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमें 4R के सिद्धांत का उपयोग करना चाहिए। रिड्यूस यानी कि कम उपयोग करें, रीयूज यानी कि पुनः उपयोग करें, रिसाइकल यानी कि उसका पुनः चक्रण करें, और रिकवर यानी कि पुनः प्राप्त करें।
आगे से जब भी हम कोई प्लास्टिक की चीज़ लेंगे तो जो ये मैंने हरे रंग का सिंबल बनाया है ये रिसाइकल का यानी कि पुनः चक्रण का सिंबल है, हम प्लास्टिक की चीज़ों पर इसे ज़रूर देखेंगे। अब हमने क्या सीखा? संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक बहुत बड़ी इकाइयों से निर्मित होते हैं जो बहुलक कहलाते हैं। बहुलक अनेक छोटी इकाइयों से निर्मित होते हैं। ये पेट्रोरसायन के रासायनिक प्रक्रमण द्वारा प्राप्त होते हैं। संश्लेषित रेशों को रसायन के उपयोग के आधार पर इन्हें रेयॉन, नायलॉन, पॉलिएस्टर और एक्रिलिक का नाम दिया गया है। इनका उपयोग बाल्टियाँ, फर्नीचर, रस्सी, वायुयान, जलयान, अंतरिक्षयान, स्वास्थ्य सेवा आदि में किया जाता है। प्लास्टिक के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। घर हो या बाहर, प्लास्टिक सभी ओर है। प्लास्टिक पर्यावरण हितैषी नहीं है। इसका अपशिष्ट भूमि, जल और वायु प्रदूषण करता है क्योंकि ये जैव अनिम्नीकरणीय है। अतः हमें आवश्यकता है कि हम प्लास्टिक और संश्लेषित रेशों का उपयोग इस प्रकार करें कि हम इससे अच्छे गुणों का आनंद लें और साथ ही सजीव समुदायों के पर्यावरणीय संकट को न्यूनतम कर सकें। तो अब हम कम उपयोग करेंगे ना प्लास्टिक का बच्चों। थैंक यू बच्चों। स्टे होम, स्टे सेफ, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए और इस पाठ के प्रश्नोत्तर खुद ढूंढकर करने की कोशिश करिए।